पिछले क्लास में आप हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी का सारा प्रोसेस समझ लिए थे और एक पार्ट समाप्त हो गया था आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का। यह वह पार्ट था जो बहुत ज़्यादा समझने वाला पार्ट था। आज जो स्टार्ट हो रहा है इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। किसी एक तत्व का निष्कर्षण पूछा जाता है। जैसे आप याद कीजिए सेंटअप वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा किससे संबंधित क्वेश्चन था? आयरन से संबंधित। उसी तरह से मान लो कि आयरन वाला या एल्युमिनियम वाला या जिंक वाला या कॉपर वाला कोई एगो पूछेगा जिससे पूछेगा कि मान लीजिए कि कॉपर के दो प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। कॉपर के अयस्क से उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो 4 निष्कर्षण में एक निष्कर्षण आप ऑलरेडी पीछे पड़ चुके हैं। कौन? जिंक। वो सबसे आसान था और छोटा था तो आसान लगा। ये सब चीज़ है तो उसी टाइप का, लेकिन अलग से बहुत सारी बातें इसमें थोड़ी याद करनी पड़ती। प्रोसेस है ये। दूसरी बात है कि यदि सब बात नहीं भी एग्जाम में लिख पाते हैं तो जो मेन मेन रिएक्शन है, जो फाइनल रिएक्शन है, रोस्टिंग वाला रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन आपको लिखना चाहिए। बाकी से संबंधित और भी क्या बातें हैं उसको पहले आप देखिए। आज शुरू में 10-20 मिनट खाली समझेंगे, उतारने वाला काम आप लोग बाद में कीजिएगा, रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगा तब। एक तरफ से सारी बात समझिए अब। तो कल जिंक वाला निष्कर्षण ऑलरेडी हो चुका है। बचा कौन कौन? कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। ये 3 निष्कर्षण बचा हुआ है। और इस 3 निष्कर्षण के बाद कुछ और चीज बचा हुआ है जिससे हम लोग शोधन करते हैं धातु का। जैसे निष्कर्षण करने के बाद भी जो धातु मिलता है ना वो 97-98% तक शुद्ध रहता है, लेकिन 99.99% तक शुद्ध नहीं रहता है। तो उसको 99.99 तक कैसे पहुंचाना है उसके लिए बाद में कुछ प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस पढ़िएगा, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। किसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का। 4 पढ़ना है। कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम। जिंक हो चुका है, बचा कौन? कॉपर। इसके बाद पढ़ेंगे आयरन और फिर एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का देखो देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर आया तो फिर से वही तरीका जो जिंक वाला शुरुआती तरीका है। सबसे पहले हम बताएंगे कि कॉपर का आवर्त सारणी में स्थान क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पोजीशन ऑफ कॉपर इन पीरियोडिक टेबल। कॉपर आवर्त सारणी के वर्ग 11 तथा किस आवर्त में है? फोर्थ आवर्त में। वर्ग होगा ये, सॉरी, आवर्त ठीक है। अच्छा ठीक है, वर्ग 11 ही होगा। देखिए यहाँ हमको यहाँ लगा आवर्त 11 लिख दिया है, ठीक लिखा हुआ है वर्ग 11। कॉपर आवर्त सारणी के वर्ग 11 तथा आवर्त नंबर 4 में है। ये पहली बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शनल था, याद है? यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पर D10 होगा। ठीक है, यहाँ भी D10 होगा। तो क्रोमियम का ना D5 होता है, तो यहाँ पर D10 होगा। जब आप बाद में लिख रहे होंगे तो हम याद दिला देंगे या आप याद रखिएगा। कॉपर किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब होगा इसकी, अब होगा इसका उपस्थिति कि ये कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। देखो प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में भी कुछ पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रकृति में कॉपर मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कॉपर के मुख्य अयस्क निम्न है। कुछ अयस्क का नाम तो आपको पहले भी बताया गया है, वही सब अयस्क का नाम है, उसी वही सब इसका फॉर्मूला है। और आगे लिखा हुआ है कि कॉपर, ये CuFeS2 कॉपर का प्रमुख अयस्क है। इसी को हम लोग कॉपर पायराइट कहते हैं। कॉपर पायराइट कॉपर का प्रमुख अयस्क है जिससे इसका निष्कर्षण निम्न तरीके से किया जा सकता है। अब हम प्रोसेस में आ जाएंगे। ये दो बात हुआ, यहाँ तक में आपको 2 नंबर देगा। फिर स्टेप 1, पहले क्या करेंगे? साफ सफाई अयस्क का सांद्रण। चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है इसीलिए इसका सांद्रण किस विधि द्वारा होगा? फेन प्लवन विधि द्वारा होगा। CuFeS2 एक सल्फाइड अयस्क है, तो इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए सल्फाइड अयस्क है, इसका आप जारण कर दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म कर दीजिए। इससे कुछ केमिकल परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को लिखना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है जिससे इसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी जैसी अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर उड़ जाता है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बना दिया, फास्फोरस SO2 के साथ रिएक्शन के P2O5 बना दिया, आर्सेनिक O2 के साथ रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बना दिया और ये गैस बना के उड़ गया। तो ये अशुद्धि के रूप में चीज़ उड़ गया। और आगे जो मेन बात है उसको समझिए। जारन के दौरान CuFeS2 किसमें बदल जाता है? मिक्सचर में, FeS में और Cu2
एस के मिश्रण में बदल जाता है। नीचे उसका केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो जो बातें लिखी गई है, आप एक चीज़ याद रखिएगा तो केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन याद रखिए तो उसका स्टेटमेंट याद रह जाएगा, और ये याद करना पड़ेगा, उसका उपाय कोई नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी पार्ट में थोड़ा रटना पड़ता है और ये आपको थोड़ा बोर कर सकता है। आगे का प्रोसेस है, जारन के दौरान CuS तथा FeS का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि CuS और FeS की जो कुछ मात्रा है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, FeO और Cu2O। सब नहीं, कुछ मात्रा, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण इसका होता है। इसके बाद है इसका तीसरा स्टेप, प्रगलन। प्रगलन जिसको हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वर्जित अयस्क को यानी उस मिश्रण को कोक तथा सिलिका के साथ मिश्रित कर पात भट्टी यानी जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है में उच्च ताप पर पिघलाया जाता है। इससे भट्टी में निम्न परिवर्तन होता है। जो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। FeS Cu2O के साथ मिलकर FeO बनाता है, Cu2S बनाता है। FeS ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO बनाता है, SO2 बनाता है, SO2 वगैरह जो है ना वो गैस बन के उड़ जाता है। ये जो Fe बना है उसको जो सिलिका हम ऊपर मिलाए हैं उसके साथ रिएक्शन करके FeSiO3 बनाता है। इसी को हम लोग स्लैग कहते हैं। ये स्लैग ये क्या बोलते हैं हिंदी में, धातु मल के जो होल होते हैं उससे इसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार भट्ठी की पेंदी पर बसता कौन है, FeS तथा Cu2S का मिश्रण। इस मिश्रण को मेटे कहा जाता है। आप जब लिख रहे होंगे तो हम याद दिला देंगे। अब याद रखिएगा, मेटे किसको बोला जाता है, FeS तथा Cu2S के मिश्रण। अब देखिए, कॉपर में एक प्रक्रम होता है बेसेमरीकरण। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बेसेमरीकरण जो प्रक्रम है ये निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। कॉपर याद रखिएगा, यही सब ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और आपसे जो निष्कर्षण पूछेगा ना वो इस बार या तो पूछेगा आयरन का, और नहीं तो जिंके का पूछेगा। आयरन के पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। वैसे हम कंफर्म कर देंगे बाद में, जब उसका मॉडल सेट आएगा तो देख लिया जाएगा उससे क्या है। अदरवाइज तीन चार को है, अब देखिए ध्यान रखिए मोटा मोटी। मेटे को बेसिमर परिवर्तक में बालू के साथ मिलाकर भर दिया जाता है तथा गर्म हवा का झोंका प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ये जो FeS था O2 के साथ रिएक्शन करके FeO बनाया, फिर SO2 गैस बना दिया। FeO जो है SiO2 जो रेस्ट अमाउंट FeO का बचा हुआ है वह Si2 के साथ मिलकर क्या बना दिया, FeSiO3, मतलब जिसको आप स्लैग कहते हैं। इस दौरान Cu2S का कुछ भाग Cu2O में बदल जाता है जो से Cu2S से संयोग करके मुक्त कॉपर प्रदान करता है। इसी को हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। Cu2S O2 के साथ मिलकर क्या बनाया, Cu2O, और यही Cu2O फिर से Cu2S के साथ रिएक्शन करके शुद्ध कॉपर दे देता है और इस तरह से फाइनली कॉपर मिलता है। आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार द्रवित तांबा को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि जो कॉपर मेटल होगा वो लिक्विड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, तथा ठंडा कर लिया जाता है। अब एक चीज़ समझिए, कॉपर पहले लिक्विड फॉर्म था, जब उसको हम ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। लेकिन उस दौरान एक प्रोसेस होता है, आप उसको समझिए। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बना हुआ है ना वो इसमें घुला हुआ रहता है, और ठंडा जब आप कर रहे होंगे तो आप महसूस कीजिएगा कि उससे न गैस निकल रहा है। तो गैस निकलने के दौरान, जिसको ठेठ भाषा में टभकना बोला जाता है, ऐसा लगेगा कि वो टभक रहा है, वो वाला प्रोसेस उसमें होता रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि जब वो ठोस अवस्था में आता है तो फफोलेदार बन जाता है। ऐसा लगता है कि बीच से कुछ कुछ निकल रहा था, मतलब एक सॉलिड परत नहीं बनता है, फफोलेदार बन जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि तथा ठंडा कर लिया जाता है। घुलित SO2 गैस इस प्रक्रम में बाहर निकलता है और फफोलेदार कॉपर का निर्माण होता है। यह कितना परसेंट तक शुद्ध होता है, 98% तक। यदि इसको पूर्ण रूप से शुद्ध करना है यानी 99.99% तक शुद्ध करना है तो इसका भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड करवा दीजिए। कॉपर का शोधन किस मेथड द्वारा होता है, वैदिक अपघटन मेथड द्वारा। फिर वही प्रक्रम, एक एक रॉड शुद्ध कॉपर का ले लो, एक रॉड अशुद्ध कॉपर का ले लो, अशुद्ध वाला जितना धातु का आयन है वो सब शुद्ध वाला पर जाके चिपक जाएगा। जो 2-3% गंदगी रहेगा वो बेचारा लकड़ी बन के बगल हो जाएगा। फिर दूसरा रॉड डालिए, उसको करते रहिए। तो इस तरह से कॉपर का शोधन होता है। यदि आपसे कॉपर पूछेगा तो आपको ये सारी बातें लिख, जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑलरेडी कल हो चुका था, इसीलिए हम लोग इस पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आगे का टर्म है एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्मोनियम में फिर से वही काम करना है। शुरुआती चीज़ तो सब में सेम है।
उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, बाद के चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पोजीशन ऑफ अल्युमिनियम इन पीरियोडिक टेबल, अल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में है और तीसरे आवर्त में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये होता है, तब तो आप जानते ही ऑलरेडी। उपस्थिति, अल्युमिनियम प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला इसका जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरेंडम है, फेल्सपार है। ये सब इसका प्रमुख अयस्क है। जनरली लोग बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। इस तरह का इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। फिर आप स्टेप वाइज चले आइए। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बॉक्साइड अयस्क का शोधन। अब थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्युमिनियम का शोधन नहीं है, किसका है, बॉक्साइड अयस्क का। एक्चुअल में बॉक्साइड अयस्क के शोधन का मतलब बॉक्साइड अयस्क की साफ सफाई से है, उसके साथ आने वाली गंदगी को निकालने वाला प्रोसेस पहले होगा। आप एक तरह से इसको सांद्रण भी कह सकते हैं। देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और लिखा हुआ है, बॉक्साइड अयस्क के साथ कई अशुद्धियां जुड़ी होती है जिसे निम्न तरीके से अलग किया जाता है। तो हमारा पहला काम ये है कि बॉक्साइड अयस्क के साथ जो अशुद्धि है उसको हमको क्या नहीं करना है, बाहर कर लेना है। तो बॉक्साइड अयस्क को साफ करने की जो विधि है वो क्या है, बेयर की विधि। बेयर नाम के साइंटिस्ट ने इस विधि को बताया था। उसमें क्या किया जाता है आप इसको समझिए। बॉक्साइड में FeO अशुद्धि के रूप में रहता है। बॉक्साइड में H2O भी ना साथ में था, 2H2O जो था बगल में, ये Al2O3 इंटू 2H2O। जब तक हम इस H2O को हटाएंगे नहीं और Al2O3 कंप्लीट फ्री नहीं होगा तब तक ये इसका निष्कर्षण पॉसिबल नहीं है। तो इसी सब काम को बेयर की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बॉक्साइड में FeO अशुद्धि के रूप में रहता है, जहाँ सर्वप्रथम बॉक्साइड अयस्क को निम्न ताप पर भर्जित करते हैं, मतलब कम ताप पर इसको भर्जित किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है FeO जो है वह Fe2O3 में बदल जाता है। इसके बॉक्साइट को 45% NaOH के साथ 80 ATM दाब पर और 250 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं, जिससे NaAlO2 का निर्माण होता है। Al2O3 इंटू 2H2O NaOH के साथ रिएक्शन किया है, NaLO2 और H2O का निर्माण किया है। इसी को हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इस विधि को निछालन भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaLO2 का पानी के साथ जल अपघटन कराने पर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। जल अपघटन समझ रहे हैं, पानी के साथ रिएक्शन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप होता है। AlOH का होल 3 पानी में घुलता नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। अब छेपित AlOH3 को छान कर निकाल लिया जाता है, चूंकि वो नीचे बैठा हुआ है तो उसको छान कर आसानी से निकाला जा सकता है, जिसे 1200 डिग्री सी पर हम गर्म करते हैं तो हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है, प्योर एल्यूमिना, जिसको आप Al2O3 कहते हैं। अब ये शुद्ध Al2O3 मिला तो इसका आगे का प्रोसेस हो, आगे देखिए लिखा हुआ है गलित एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। अब इसमें जो प्रोसेस है ये सब तो खैर याद करने वाली बात है, लेकिन मोटा मोटी आप एक चीज़ समझिए। Al2O3 को आप 1200 डिग्री सी पर गर्म किए हैं तो ये इस अवस्था में लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में होगा तो ये टूटेगा कैसे, Al3 प्लस और किस में टूटेगा, 3O2 माइनस, 3O माइनस में, ऐसे ही ना टूटेगा। अब इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, इसका वैद्युत अपघटन करा दीजिए। वैद्युत अपघटन कराइएगा तो क्या होगा, वैद्युत अपघटन कराएंगे तो अल्युमिनियम एक रॉड पर जाके जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे रॉड पर जमा हो जाएगा, अल्युमिनियम डायरेक्ट सीधे कैथोड पर जाके जमा होगा, तो एल्युमिनियम ही मिलेगा। लेकिन इसके बीच बीच में ना भी कुछ कुछ बात है जिसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो काम डायरेक्ट यदि नहीं याद है तो ये लिख दीजिए, नहीं तो पूरा प्रोसेस में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा। इसके प्रोसेस को देखिए क्या क्या बात है इसमें। शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट तथा फेल्सपार, क्रायोलाइट फेल्सपार अभी तुरंत वहां पर फॉर्मूला में बताया गया था। इस दोनों शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट तथा फेल्सपार के गलित मिश्रण में, मतलब दोनों सबको क्या करना है, लिक्विड फेज में बना देना है। टेम्परेचर का रेंज देखिए कहाँ पकड़े हुए, 900 डिग्री सी ताप पर डाला जाता है। वैद्युत अपघटन एक लोहे के पात्र में होता है, लोहा का एक बड़ा सा बर्तन होता है, उसी में हम लोग वैद्युत अपघटन को आते हैं। उसमें क्या क्या लिया गया है बताइए, शुद्ध एल्यूमिना लिया गया है Al2O3 जो कि टूटेगा 2Al3 प्लस में और 3O2 माइनस में, क्रायोलाइट लिया गया है और क्या लिया गया है, फेल्सपार, जिसके अंदर कार्बन का स्तर रहता है। एक्चुअल में लोहा के बगल में कौन चीज रहता है, कार्बन। कार्बन का रिएक्शन होता है 2400 2500 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन के स्तर
तो लोहा को प्रोटेक्ट करते रहता है या लोहा के साथ किसी तरह के रिएक्शन को रोकता है। कार्बन का स्तर रहता है जो कैथोड का काम करता है, और वो पूरा का पूरा कार्बन का स्तर किस चीज़ का काम करता है? कैथोड का। एनोड भाग में क्षैतिज कार्बन छड़े रहती है। एनोड भाग में क्षैतिज कार्बन छड़े रहती है का मतलब एक होता है वर्टिकल और एक होता है क्षैतिज। यानी पूरा का पूरा अस्तर एक बना हुआ है, वो एक रॉड है, मतलब वो एक कैथोड है। और एनोड क्या है? उस बर्तन के ऊपर पर इस तरह से लंबा लंबा करके उसका फिगर देखिएगा, बुक में बनाया हुआ है, बड़ा जटिल फिगर है इसलिए हम यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो उसमें 36 कार्बन छड़ी रहती है जो गलित वैद्युत अपघट को डुबा, जिस जो गलित वैद्युत अपघट में डुबा रहता है। जैसे Al2O3 जो लिक्विड फॉर्म में है वो उसमें डुबा हुआ रहेगा, उसी पर एल्युमिनियम जाके सटेगा। वैद्युत अपघट्ट मिश्रण 20, 60 और 20 में रहता है। अल्मुना, क्रायोलाइट और फेल्सपार का क्या कंपोजिशन रहता है, तो थोड़ा उसको ध्यान से देखिए। 20% रहेगा अल्यूमिना, 60% रहेगा क्रायोलाइट और 20% फेल्सपार मिला होता है। जिसके ऊपर कोक चूर्ण परत के रूप में रहता है। किसके ऊपर? ये जो मिश्रण आप डालते हैं उस मिश्रण के ऊपर क्या कर दीजिए, कार्बन का एक चूर्ण दे दीजिए, ताकि वो ऑक्सीजन वगैरह के प्रेजेंस में ना आए और किसी तीसरे तरह का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। को कोक चूर्ण परत के रूप में रहता है जो एल्यूमिना को ऑक्सीकरण से रोकता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ भी है, जो ऑक्सीकरण से रोकता है, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यदि उसके संपर्क में आएगा तो हो सकता है कि उसका ऑक्सीकरण हो जाए, तो उसके संपर्क को तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है ऊपर में? कोक चूर्ण का एक परत। जब वैद्युत का प्रवाह किया जाता है तो एल्युमिनियम कैथोड पर तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा होता है। ऑक्सीजन कार्बन से जुड़कर CO तथा CO2 गैस का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस एज Al2O3 कन्वर्ट किया है Al3 प्लस में और 3O2 में। ये जो Al3 प्लस है 6 इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट कर गया? तो एल्युमिनियम में। कहाँ जाके जमा हो गया? कैथोड पर। और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना देगा? O2। और ये O2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? CO2। तो इस तरह से कैथोड पर क्या जमा हुआ? अल्युमिनियम। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो चीज़ जमा होता है वो 99.99% तक शुद्ध ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आएगा कैथोड पर तो उसको अल्युमिनियम ही न ग्रहण करेगा, दूसरा कोई कचरा तो ग्रहण करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसके शोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो तीसरा नहीं, ये लास्ट वाला जो चौथा एक्सट्रैक्शन है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जान रहे हैं, एटॉमिक नंबर 26 होता है। उसका पीरियड में ग्रुप में क्या स्थान है वो सब आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद एक बार घर पे जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी मोटा मोटी हम बस बोल दिए। उपस्थिति। लोहा, लोहा का भी जो प्रमुख है इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब इसको लिखा हुआ है, केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। फिर अयस्क का सांद्रण, लौह अयस्क, इसमें इसका जो सांद्रण होता है वो किस विधि से होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन विधि से होता है, चुंबकीय पृथक्करण जिसको आप कहते हैं, क्योंकि लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है लोहा वाला चीज। लौह अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद इसका होता है निस्तापन। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निम्न परिवर्तन होता है। नमी तथा CO2 गैस बनकर बाहर निकल जाती है। Fe2O3 इंटू 3H2O गर्म होकर कन्वर्ट कर जाता है Fe2O3 में और 6H2O में। ये H2O गैस बन के उड़ जाता है। यदि FeCO3 है तो वो भी कन्वर्ट कर जाएगा FeO में और CO2 में। पहली बात। दूसरी बात, सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इस सब टाइप का यदि अशुद्धि बर्तन में रह गया है तो ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड या फॉस्फोरस का ऑक्साइड या फिर आर्सेनिक ऑक्साइड बन के उड़ जाता है। और ये C नंबर होगा। फेरस ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड। जो FeO बना है वह O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? Fe2O3। आगे इसका तीसरा प्रोसेस है भर्जन, ये इसका मेन प्रोसेस है। सॉरी, स्मेल्टिंग, प्रगलन। भर्जित अयस्क को कोक और CaCO3 के साथ, भर्जित अयस्क का 8 मात्रा लीजिए, 4 मात्रा ले लीजिए किसका? कोक का, और CaCO3 का मात्रा 1 अनुपात में मिश्रित करते हैं। भट्ठी में प्रगलन होता है और वह 4 भागों में बटा होता है। आप देखिएगा वो जो भट्ठी होता है ना उसका टोटल 4 लेयर होता है, और चारों लेयर का अलग अलग नाम है। पहला लेयर है दहन क्षेत्र, दूसरा लेयर है अपचयन क्षेत्र, तीसरा लेयर है धातुमल क्षेत्र और चौथा लेयर है गलन क्षेत्र। इस चारों लेयर में कहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, इससे संबंधित सबसे पहला बात, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट जोन।
कंबसन जोन में कार्बन जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, CO2। कोक आप लिए हैं ना ऊपर, CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जो गैस बन के उड़ जाता है कितना डिग्री सी टेम्परेचर पर, 1500 पर। दूसरा है रिडक्शन जोन, जिसको हम लोग अपचयन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा। Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करता है 400 डिग्री सी पर, किसको बनाता है, Fe2O4 को। Fe3O4 CO के साथ रिएक्शन करता है 500 से 600 पर, क्या बनाता है, FeO। और यही FeO फिर CO के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, शुद्ध Fe। तो ये दूसरा था। तीसरा है स्लैग जोन। CaCO3 जो है ये गर्म करेंगे तो टूटेगा CO में और CO2 में। CaO और SiO2 दोनों मिलके क्या बना देगा, स्लैग, जिसको हम धातुमल के क्षेत्र से बाहर निकाल लेंगे। और चौथा है फ्यूजन जोन, जिसको गलन क्षेत्र कहा जाता है। गलन क्षेत्र क्या होगा, जहाँ पर लोहा बनेगा, शुद्ध रूप से नीचे बैठेगा। यह दहन क्षेत्र से सटा हुआ हिस्सा है, जहाँ 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गलित लोहा, यह दहन क्षेत्र से सटा हुआ हिस्सा है जहां 1200 से 1500 डिग्री सी पर गलित लोहा में कार्बन, सिलिकॉन, Mn आदि मिले होते हैं। मतलब कितना भी शुद्ध कर लीजिए, थोड़ा बहुत मात्रा में उल्ट पटपटांग टाइप का चीज जो अनवांटेड मटेरियल है वो मिला हुआ रहता है। इसे वात भट्टी से निकाल लिया जाता है, इसे कच्चा लोहा कहते हैं। मतलब अभी तक जो प्रोसेस हुआ है उसमें जो लोहा आप निकालते हैं या जो नीचे लोहा जाके बैठा हुआ है उसको क्या बोला जाता है, कच्चा लोहा। इसमें देखो लिखा हुआ है कि 93% तक रहता है लोहा, 5% तक वो जो कार्बन मिलाए थे वो रह जाता है, और कुछ मात्रा किसकी रहती है, सिलिकॉन की रहती है। कच्चा लोहा को पुनः पिघला दिया जाता है और सांचा में ढाला जाता है, जिससे कुछ कार्बन अलग हो जाते हैं, तथा इस लोहा को ढालवा लोहा कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। जैसे एयर चापा कलर का जो होता है ना वो लोहा, वो सब इसी टाइप का लोहा होता है। आगे जानिए, लोहा का भी तीन टाइप्स ऑफ आयरन, एक होता है ढालवा लोहा, एक होता है इस्पात, और एक होता है पिटवा लोहा। इस सब में अलग अलग चीज़ों की मात्रा अलग अलग होती है, कभी कभी इसका कंपोजिशन पूछा है। ढलवा लोहा में 2 से से लेकर 5% तक कार्बन रहता है, और अदर इम्प्यूरिटीज जो रहता है वो सिलिकॉन, फास्फोरस, Mn, S, ये सब बहुत कम रहता है, लगभग 2% तक रहता है। बाद बाकी रेस्ट पार्ट किसका रहता है, आयरन का। इसमें देखिए कार्बन 0.25 से लेकर 2% तक रहता है, रेस्ट पार्ट क्या रहता है, आयरन। और तीसरा में जो रॉट आयरन है, जिसको पिटवा लोहा कहते हैं, इसमें कार्बन 0 से लेकर 0.25% तक, अदर इम्प्यूरिटी रहता है 0.3% तक, और रेस्ट पार्ट क्या रहता है, आयरन। तो जरा बताइए कि सबसे ज़्यादा आयरन वाला चीज़ किसमें रहता है, पिटवा लोहा में। उससे कम रहता है किसमें, इस्पात में। और सबसे कम किसमें रहता है, ढलवा लोहा में। आगे है धातु के शोधन की अलग अलग विधि। यहीं पर समाप्त हो जाता है किसका निष्कर्षण, आयरन का। अब इसमें से न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा इसको देख लीजिए। ये वो प्रोसेस, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट टाइप में यहाँ से पूछेगा। अब इसको देखिए, ये क्या है, अब यहीं पर ये इसी पेज में, ये प्लीज शांत रहिए, इसी पेज में ये लास्ट हो जाएगा। धातुओं धातुओं के शोधन की अलग अलग विधि। एक्चुअल में जो आप बनाए हैं शुद्धिकरण के बाद, मतलब निष्कर्षण के बाद, जो लोहा बचा या कॉपर बचा या एल्युमिनियम बचा या जिंक बचा, इसमें यदि किसी तरह की गंदगी है या और कोई आयरन, यदि मान लीजिए कि कोई और भी धातु का निष्कर्षण आप कर रहे हैं, तो उसमें जो गंदगी थोड़ी बहुत बची हुई है उसको 99.99% तक साफ करने के लिए अलग अलग विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि वो जो धातु होता है ना, 99.99% तक शुद्ध कर दिया जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला विधि है वह है आसवन, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके संघनन द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, आसवन। जैसे मान लीजिए कि गंदगी यदि होगी तो गंदगी का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और धातु का अलग होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट धातु का कर दिया तो धातु डिस्टिल कर गया, मतलब वेपर बन गया, फिर उसको ठंडा करके क्या किया, अलग कर लिया, बॉईल करके निकाल लिया। तो ये आसवन कहलाता है। एक होता है द्रवगलन प्रसंस्करण, जिसको हम लोग लिक्वेशन कहते हैं। इसमें कम गलनांक वाली धातुओं जैसे टीन को पिघला कर अशुद्धियों से अलग कर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वेपर बना दिया जाता है, और इसमें पिघला कर मेल्ट करके अलग किया जाता है। यह है वैदिक अपघटनी शोधन। ये वही है जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। इस एक रॉड शुद्ध ले लीजिए, एक रॉड अशुद्ध ले लीजिए, वैदिक अपघटन करा दीजिए। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर पतला कैथोड बनाया इसलिए गया है क्योंकि इसी पर आके धातु का एक परमाणु जमा होगा, वो धीरे धीरे अपने आप मोटा हो जाएगा, और जो मोटा रॉड लिए हैं जो अशुद्ध है,
वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, बाद में उसको फेंक दिया जाएगा। वैद्युत प्रवाह करने के पश्चात अशुद्ध धातु से धातु के परमाणु धातु पर जमा होने लगते हैं, इसे वैद्युत अपघटनी शोधन कहा जाता है। ये दो तीन मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VVI लिख लीजिएगा जब लिख रहे होंगे तो। मॉन्ड्स प्रक्रम, मोनार्कल प्रक्रम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस प्रक्रम में मॉन्ड्स प्रोसेस में निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। इस प्रक्रम में निकेल को CO की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे निकेल का टेट्राकार्बोनिल बनता है, और इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर यह विघटित होकर पुनः शुद्ध निकेल देता है। इसको थोड़ा समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये निकेल CO के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, NiCO का होल 4, इसी को ना हम लोग टेट्राकार्बोनिल निकेल 0 कहा करते थे। तो थोड़ा सोचिए कि इसमें हुआ क्या है, इससे ये बना फिर इससे ये बन गया, तो इसमें क्या शुद्धिकरण कैसे हुआ। एक्चुअल में ये जो निकेल है ना, ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। यदि पूर्ण रूप से शुद्ध होता तो शुद्धिकरण की जरूरत नहीं पड़ती। तो निकेल को क्या किया गया, CO के साथ इस टेम्परेचर पर जब गर्म किया गया तो जो अशुद्धि है वह CO के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो निकेल है वह CO के साथ मिलेगा और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कंपाउंड को अलग कर लीजिए और फिर से इसको 450 से 470 डिग्री पर गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा डिसोसिएट कर जाएगा, निकेल शुद्ध अलग हो जाएगा और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा। इसी मेथड को हम लोग कौन सा प्रक्रम कहते हैं, मॉन्ड प्रक्रम। आपसे पूछेगा मॉन्ड्स प्रक्रम के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निकेल। इसी टाइप का एक मेथड है वॉन आर्केल विधि, जिरकोनियम को इसमें शुद्ध करते हैं। वॉन आर्केल मेथड क्या है, इस विधि का उपयोग जिरकोनियम तथा टाइटेनियम जैसे धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। होता इसमें क्या है, इसमें धातु को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, जिससे धातु आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, जिरकोनियम ये विथ इम्प्यूरिटीज है, मतलब ये गंदगी के साथ जिरकोनियम है, जिसको हम I2 के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बना दिया, ये ZN लिखा हुआ है, ZN नहीं होगा, ये जो होगा ZR I O4, सॉरी ZRI4। धातु आयोडाइड यानी ये टाइटेनियम का आयोडाइड हो सकता है या जिरकोनियम का आयोडाइड हो सकता है। धातु आयोडाइड को वैद्युत धारा द्वारा 1800 केल्विन ताप पर किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाता है। एक्चुअल में किया क्या जाता है, जैसे एक फिलामेंट लीजिए, इतना सा बड़ा फिलामेंट लीजिए, और उस जैसे ये गैस, ये जो बनेगा ना जिरकोनियम आयोडाइड, ये गैस के रूप में बनेगा। उस गैस को आप किसी बर्तन में स्टोर कर लीजिए। उसी बर्तन में क्या किया जाता है, एक फिलामेंट लीजिए, फिलामेंट का अंदर का टेम्परेचर हाई कीजिए, वोल्टेज भी हाई रहता है, तो उस फिलामेंट पर इसका जो होता है ना वैद्युत अपघटन हो जाता है और ZiO4 कन्वर्ट कर जाता है जिरकोनियम में और आयोडीन में। तंतु पर देखिएगा जिरकोनियम जाके जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस प्रकार ये पूर्ण रूप से शुद्ध जिरकोनियम प्राप्त होता है 99.99। तो अब ये सब जो मेथड है, इसमें आपको मैक्सिमम बात याद करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, नहीं वो दूसरा चीज़। उतारिए तो यहाँ से, उतारिए घर पे जाके एक बार फिर पढ़िएगा तो अपने समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है।